Assalamu alaikum. So, dear candidates, today my topic is on the conquest of Sindh, मोहम्मद बिन कासिम। तो CSS PMS चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें, तो उसके लिए मोहम्मद बिन कासिम पढ़ना आपके वो जो कहते हैं ना कि फर्ज है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम पढ़ना लाजमी है, क्योंकि बहुत ही सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीटेड है। ऐसा ना हो कि मतलब ऐसे रिपीटेड भी ना कह सकते, कि मतलब ये लाजमी है। अगर आप CSS का देखें तो CSS में पास पेपर को आप उठा लें तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। तो ग्रोथ और एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम को डिस्कस करने के लिए हमें स्टार्टिंग कहाँ से लेनी होगी। और मोहम्मद बिन कासिम को तो लाजमी हमें डिस्कस करना होगा कि कैसे इस्लाम यहाँ आया, और कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ फतेह फतेह की। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम टॉपिक की इम्पोर्टेंस मैंने थोड़ी आपको बताई कि मोहम्मद बिन कासिम पढ़ना थोड़ा लाजमी है, क्योंकि ये CSS PCS यहाँ कितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, और इस टॉपिक की ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम आज पढ़ेंगे हम कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कैसे आया, और कैसे आके सब कॉन्टिनेंट में इंटर हुआ, और कैसे आके सिंध फतेह कर दी उसने। ठीक है, तो ये सबसे पहले कि ये डेट आप याद कर लें। ठीक है, ये कौन से साल की हिस्ट्री है। तो ये डेट थी उस टाइम के 711, ये आप याद कर लें। ठीक है, 711 आप याद कर ले कि 711 में क्या हुआ था कि ये पॉइंट नंबर 1 आप देख लें। सम अरब मर्चेंट्स डाइड इन द साइलोन, द किंग ऑफ साइलोन सेड विडोज एंड किड्स ऑन शिप्स। अब क्या हुआ कि ये जो इराक था उस टाइम सिंध, सिंध के करीब सामने देखें आप, समुद्री रास्तों के सामने देखें, जो रास्ता लगता था वो, तो वहाँ था इराक। ठीक है, तो जो इराक था, और सीलोन, यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना, ये सिलोन। ठीक है, तो ये सिलोन जो था, सिलोन का बादशाह और इराक के बादशाह जो थे, उनके हुक्मरान जो थे, इनकी बहुत बनती थी एक दूसरे से के साथ। ठीक है, तो इनकी फ्रेंडशिप थी बहुत अच्छी। तो इराक के कई जो मर्चेंट्स है, जो व्यापारी है, जो ट्रेडर्स है, वो जाके इराक वाले वो सीलोन में जाके ट्रेड करते थे। और कई सीलोन के मर्चेंट्स व्यापारी जो थे वो इराक में जाके ट्रेड करते थे। तो 711 में क्या हुआ कि कुछ मर्चेंट्स थे, जो जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, वो क्या हुए, सेलोन में कुछ गुजर गए किसी डिजीज की वजह से। ठीक है, तो वो जो गुजर गए, और वहाँ की कुछ जो विडोज थी, बेवा थी, और कुछ किड्स थे, बच्चे थे उनके। तो वो सेलोन के बादशाह ने क्या किया कि वो जो मर्चेंट्स के डेड बॉडीज और जो विडोज थी और किड्स थी, वो इराक के लिए भेज दी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है हिस्ट्री की, कैसे मोहम्मद बिन कासिम पे बात आएगी, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि इराक के कुछ मर्चेंट्स थे, कुछ ट्रेडर्स थे, जो सेलोन में मर गए। उनकी डेड बॉडी और उनकी कुछ बेवा और कुछ बच्चे थे, वो शिप्स पे, समुद्री रस्तों से शिप्स पे क्या किया कि सेलोन के बादशाह ने भेज दिए। कहाँ भेजने थे, वो इराक को भेजने थे, क्योंकि इराक के थे ये मर्चेंट्स, वो वहाँ सेलोन में गुजर गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, दीज ऑल वर प्लंडर्ड एट सिंध बाय पायरेट्स। अब क्या हुआ 711 में, जब सीलोन मतलब अभी उसका नाम है श्रीलंका। तो ये आप याद कर लें कि सीलोन का न्यू नेम क्या है। सीलोन का न्यू नाम है श्रीलंका। ठीक है, ये याद कर ले आप।
क्या नाम है? श्रीलंका। तो कुछ पॉइंट्स मैंने शार्ट करके लिखी है बस। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स है, बाकी मैं बताता जा रहा हूँ, वो आप नोट करके जाए। ठीक है। तो सीलोन का न्यू नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका, सीलोन के बादशाह ने ये जो शिप्स भेजी थी कहाँ, इराक के लिए। वो जो डेड बॉडीज थी, विडोज थी, वो किड्स थे, वो इराक को भेजे। ठीक है। अच्छा, ये भी आप याद कर ले कि कितनी शिप्स थी। वो 8 शिप्स थी। ठीक है। एक शिप में थे वो किड्स से और विडोज थी। और 2 शिप्स में तकरीबन थे गिफ्ट्स। तो आप ये याद कर लें कि वो गिफ्ट्स थे। कई बुक्स लिखते हैं कि सीलोन के बादशाह ने कुछ गिफ्ट्स भेजी थी हजाज बिन यूसुफ के, हजाज बिन यूसुफ को। अब हजाज बिन यूसुफ कौन था? ठीक है। तो ये आप याद कर ले कि हजाज बिन यूसुफ वाज दी गवर्नर ऑफ इराक। ठीक है। हजाज बिन यूसुफ वाज दी गवर्नर ऑफ इराक। तो ये मैं चेट पे लिख रहा हूँ। ठीक है। कौन? हजाज बिन यूसुफ। ठीक है। तो हजाज बिन यूसुफ कौन था? गवर्नर ऑफ इराक था। तो सेलोन के बादशाह ने 2 शिप्स भर के प्रेशियस गिफ्ट्स भेजी थी इसको। ठीक है। हजाज बिन यूसुफ को, जो गवर्नर ऑफ इराक था, उसको गिफ्ट्स भी भेजी, ये विडोज भी भेजे, और कुछ सोल्जर्स भी थे। एक शिप पे वो ऑर्फन्स थी, किड्स थी, विडोज थी, और जो डेड बॉडीज थी, जो मर्चेंट्स की। 2 शिप्स पे थे गिफ्ट्स, जो हजाज बिन यूसुफ के लिए वो भेजे थे। किसने? सीलोन के बादशाह ने। बाकी जो रहती है 6 शिप्स, टोटल 8 शिप्स थी। 6 शिप्स पे वो सोल्जर्स और सीलोन के कुछ आदमी थे जो चाह रहे थे कि हम भी इनके साथ जा रहे हैं, वहां पे कुछ वक्त ट्रेड करेंगे, कुछ यहाँ सैर सफर करके आएंगे। और कुछ इनके साथ सिपाही थे जो इनकी हिफाजत के लिए थे। ठीक है। ये 8 शिप्स जब आ रही थी रास्ते में समुद्री रास्तों से, तो वो मौसम की कुछ अनहोनी होने की वजह से ये ऑल शिप्स वर प्लंडर्ड बाय एट सिंध बाय पायरेट्स। अब पायरेट्स का मतलब क्या है? समुद्री चोर। कुछ ब्राह्मण चोर थे समुद्री। वो सिंध के करीब जो ये शिप्स आ गई, तो इन समुद्री चोरों ने क्या किया कि ये सारी शिप्स लूट ली। ठीक है। तो वो इराक ना पहुंच सकी, वो ऑल शिप्स, जो 8 शिप्स थी। फिर क्या हुआ? 3 नंबर पॉइंट पे देखा, हजाज बिन यूसुफ आस्क्ड राजा दाहिर। अब राजा दाहिर कौन था? ये सिंध का बादशाह था, रूलर ऑफ सिंध। हजाज बिन यूसुफ आस्क्ड राजा दाहिर टू टेक एक्शन, बट ही रिफ्यूज। अब क्या हुआ कि हजाज बिन यूसुफ जो गवर्नर ऑफ इराक था, उसने क्या कहा? राजा दाहिर, ये जो समुद्री चोर है, वो मुझे लगता है कि आपके कहने में इनको समझाओ, और इनसे, इन्होंने जो जो भी लूटे हैं वो, और हमारे जो भी आदमी है इन्होंने लूटे हैं, जो भी प्रेशियस गिफ्ट्स है इन्होंने जो लूट मार की है, वो सारे वापस भी कर दे, और मेरे जो भी प्रिजनर्स है, वो जो भी कैदी है, उनको भी रिहा कर दे। तो राजा दाहिर जो सिंध का बादशाह था, उसने ये रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। ही सेड दैट दे आर नॉट इन माय कंट्रोल। तो ये समुद्री चोर जो है, जो ब्राह्मण चोर है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं, और मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। किसने कहा? राजा दायर ने कहा। तो हजाज बिन यूसुफ को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अंदरूनी तौर हजाज बिन यूसुफ को ये पता था कि ये जो समुद्री चोर है, जो पायरेट्स है, ये सारे ये सारे राजा दाहिर के पाले हुए हैं। ठीक है। तो ये समुद्री चोरों ने क्या किया? कहा जाता है कि ये समुद्री चोरों ने सारा कुछ जो भी लूटा, वो सारा हड़प लिया, और जो भी आदमी बचे हुए थे उनको प्रिजन कर दिया, मतलब वो कैद कर दिया उनको। बाद में क्या हुआ? हजाज बिन यूसुफ को एक और धचका मिला, और एक को बात का पता चला। वो क्या था? लेटर ऑफ नाइदा। आप ये लिख लें। कुछ बुक्स कहते हैं कि नाहिदा, वन ऑफ दोज वन ऑफ फ्रॉम दोज प्रिजनर्स, जिसका नाम था नाहिदा। ठीक है।
इस औरत ने क्या किया, ये जो ना शिप से लूटी थी इन्होंने, पायरेट्स ने, ठीक है, उनमें से एक नाईदा थी। उन आदमियों से, उन उन कैदियों में से एक नाईदा थी। तो इसने सीक्रेटली एक लेटर भेजा था हजाज बिन यूसुफ को कि ये हमें, हमने इस इन्होंने लूटा है, और ये सारे जो है राजा दाहिर के कहने पे है। तो राजा दाहिर के कंट्रोल पे है ये, ठीक है। तो हजाज बिन यूसुफ को जब ये पता चला, तो हजाज बिन यूसुफ को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब ये बात अच्छी नहीं लगी हजाज बिन यूसुफ को, तो हजाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैं ये सिंध फतेह करके रहूंगा, और राजा दाहिर को समझाऊंगा कि हजाज बिन यूसुफ से टकराना कोई आसान चीज नहीं। अच्छा, ये भी बात है कि हजाज बिन यूसुफ वाज मोर फेमस एट दैट टाइम, एंड कुछ बुक्स कहते हैं कि वे बहुत जालिम भी था, ठीक है। तो ये कुछ साइड हिस्ट्री है, इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो हजाज बिन यूसुफ भी कुछ कम बात नहीं थी, और ऐसे कह दे कि ये भी राजा दाहिर भी कुछ कम नहीं, ठीक है। सो इट वाज द इक्वल राइवलरी। तो क्या हुआ कि हजाज बिन यूसुफ ने 1,000 सोल्जर्स प्लस 3,000 आर्सेस भेजे। कहाँ? सिंध। हजाज बिन यूसुफ ने कहा, उबैद, सिंध फतेह करके लाओ। हजाज बिन यूसुफ ने क्या कहा? उबैद, सिंध फतेह करके आओ। तो उबैद कौन था? ठीक है, अब ये नाम लिख लिया, उबैदुल्लाह। अब ये उबैदुल्लाह जो था, ये हजाज बिन यूसुफ का आदमी था, ठीक है। ये 1,000 सोल्जर्स और 300 हार्सेस जो भेजे हजाज बिन यूसुफ ने, अंडर द कमांडर ऑफ उबैदुल्लाह। तो उबैदुल्लाह को हजाज बिन यूसुफ ने भेजे 1,000 आर्मी और 300 हार्सेस देके कि जाओ उदय उदय उबैद, मुझे सिंध फतेह करके दिया। उबैद ने कहा, ठीक है भाई, सिंध क्या चीज है, दुनिया फतेह करके दे के आता हूँ। लेकिन उबैद को ये नहीं पता था कि राजा दाहिर कोई कप ऑफ टी नहीं, कि जाके और फतेह करके आए, ठीक है। सो राजा दाहिर वाज स्ट्रांग एट दैट टाइम, ठीक है। तो उबैदुल्लाह जब गया, तो रास्ते में ही, हिस्ट्री कहती है कि रास्ते में ही डिफीट हो गया, देवर डिफीटेड, ठीक है। तो उबैदुल्लाह की डिफीट हुई। तो हजाज बिन यूसुफ इससे बहुत अफसुदा हुए, और उसको पता चल गया कि राजा दाहिर को डिफीट करना इतना आसान नहीं है, और 1,000 आर्मी का ये काम नहीं है, ठीक है। तो हजाज बिन यूसुफ ने यू टर्न लिया। क्या? कि उसने पावरफुल आर्मी और एक टेक्निकल बंदे की जरूरत थी उसको, ठीक है। तो पावरफुल आर्मी, उस टाइम मोहम्मद बिन कासिम सीरिया पे था। तो मोहम्मद बिन कासिम को उसने लेटर लिखा कि कासिम मेरे भतीजे, मुझे सिंध फतेह करके दोगे? क्या कहा? कासिम मेरे भतीजे, मुझे सिंध फतेह करके दोगे? मोहम्मद बिन कासिम ने भी कहा, ठीक है भाई, सिंध क्या चीज है, दुनिया फतेह करके दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम टेक्निकल बंदा था, वो कमांडर था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम को उसने बुलाया, हजाज बिन यूसुफ ने। हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और कहा कि मुझे सिंध फतेह करके दे। 711 की हिस्ट्री चल रही। तो देन ही सेंड 6,000 सीरियन प्लस इराकी आर्मी, ठीक है। 6,000 आर्मी थी, प्लस सीरियन और इराकी मिक्स में करके उसने भेजी थी। 6,000 आर्मी अंडर द कमांड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। 6,000 आर्मी तो भेजी। अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले, मोहम्मद बिन कासिम बहुत टेक्निकल बंदा था, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट आके सिंध में अटैक नहीं की। उसने सबसे पहले मोहम्मद बिन राजा दायर जो सिंध का रूलर था, उसकी जासूसी की, उसकी पावर जानी,
उसका स्ट्रेन, उसकी स्ट्रेंथ जानी, कि उसको कहाँ से कमजोर करना है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और कहाँ से अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, कैसे डिफीट करना है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने टाइम ज्यादा दिया उसकी स्पाई करने में, उसकी जासूसी की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जासूसी करके बहुत कुछ मालूम किया राजा दाहिर के बारे में, जो सिंध का रूलर। ठीक है। बाद में मोहम्मद बिन कासिम, ही अपीयर्ड, 6 पॉइंट देखे, ही अपीयर्ड बिफोर देबल। अब देबल क्या है? ठीक है। अब देबल को जानने के लिए ये मैप में देखा रहा हूँ आप, ये देखें। ठीक है, ये है देबल। ये नजर आ रही है आप, ये है देबल। तो ये है देबल। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ देबल पे समुद्री रस्तों से आए। अच्छा, समुद्री रस्तों से कौन से रस्तों से आए? पर्शियन गल्फ एंड अरबियन सी। ये समुद्री रास्ते लेके मोहम्मद बिन कासिम अपनी आर्मी को, 6,000 आर्मी को लेके आए। ठीक है, पहले जासूसी की, उसके बारे में जाना। ठीक है, टेक्निक्स बनाई, फिर आके देवल के सामने खड़े हुए। जब यहाँ देवल पे आए, तो किसी ने कहा मोहम्मद बिन कासिम को कि कासिम, थोड़ा रुक जा। क्या कहा? कासिम, थोड़ा रुक जा। अब कासिम को रोकने की बात की किसने? उसका ही एक बंदा था जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा था जासूसी करने के लिए। ठीक है। तो उसने कासिम को एक बहुत अच्छी बात बताई। ये देबल का इलाका है, ये देखें आप। ठीक है, ये इलाका। अब ये देखिए ना आप, ये देबल, मोहम्मद बिन कासिम पहले, सबसे पहले यहाँ देबल पे एंटर हुए सिंध में। ये सिंध का इलाका है, ये सिंध है। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध इंटर हुए देबल से। ठीक है, जो करंटली कराची में शहर है, कराची की साइड। ठीक है, बम्बोर, कराची, ये इलाके देबल के इलाके हैं सारे। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ जब आए तो उसको पता चला कि कासिम, यहाँ एक टेम्पल है देबल पे। ठीक है। इस टेम्पल के ऊपर एक झंडा है जिसको कहते हैं रेड फ्लैग। ठीक है, यहाँ एक टेम्पल है, एक रेड फ्लैग है यहाँ पे। ठीक है। तो इस रेड, यहाँ एक रेड फ्लैग जो लगा हुआ था उस टेम्पल के ऊपर, तो किसी ने मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि ये बहुत सेक्रेड फ्लैग है फॉर ब्राह्मण्स एंड राजपूत। अगर ये फ्लैग आप किसी भी तरह गिरा दो, मोहम्मद बिन कासिम को ये टेक्निक्स पता चली जबकि ये, अगर ये रेड फ्लैग आप किसी भी तरह गिरा दो, तो इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत कुछ मानते हैं इस रेड फ्लैग को, जो मंदिर के ऊपर लगी हुई है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने रेड फ्लैग गिराने की बहुत टेक्निक की। सबसे पहले वो नहीं आया अंदर देवल में, वो बाहर ही खड़े होके इस टेम्पल, यहाँ जो टेम्पल थी राजपूत और ब्राह्मण्स की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि मंजनीक का यूज किया। अब ये कई बार टेस्टों में आया है, वन पेपर वालों को मैं बता दूं कि ये टेस्टों में भी आया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कितनी मंजनीक्स यूज की, और रेड फ्लैग को गिराने के लिए कौन सी, मतलब के वेपन का यूज किया। तो मंजनीक का यूज किया मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीक का यूज करके, वो तोपों का यूज करके इस फ्लैग को हिट किया। ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस फ्लैग को बार बार हिट करके उस फ्लैग को गिरा दिया, जब वो फ्लैग गिरा, तो ब्राह्मणों ने समझा कि वाह, ये तो मुसीबत हो गई, फलां फलां फलां। ऐसे सेक्रेट प्लेस थी ना उनकी ये, और सेक्रेट चीज थी उनकी रेड फ्लैग।
तो मोहम्मद बिन कासिम ने उस मंदिर पे एंटर होके, उस मंदिर से ब्राह्मण्स को फतेह करके, उस मंदिर टेम्पल को फतेह करके, फिर यहाँ से उसने फतेह, अपनी फतेह स्टार्ट की और बैटल स्टार्ट की। ठीक है। और यहाँ पे ही राजा दाहिर के बहुत सारी आर्मी थी, उनको भी उसने डिफीट किया, मोहम्मद बिन कासिम ने, ये देवल के साइड पे। ठीक है। फिर बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये आर्मी सारी डिफीट की, तो ये ब्राह्मणाबाद पे सारे सारे भाग गए। दूसरी जो बची कुची आर्मी थी वो ब्राह्मणाबाद भाग गए। ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्राह्मणाबाद भी मोहम्मद बिन कासिम आया और ब्राह्मणाबाद पे आके उनको डिफीट किया। ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद आके सबको डिफीट किया तो मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़े। ठीक है। अब यहाँ अरोड़ पे आए, ये रोड लिखा हुआ है, अरोड़ पे आए जब मोहम्मद बिन कासिम, तो यहाँ कहा रुको भाई, इतनी जल्दी? ठीक है। ये सिंध है, ये राजा दाहिर की सिंध है। वो राजा दाहिर आपको ऐसे सिंध दे देगा कि आप आओ और फतेह करके जाओ? सो मोहम्मद बिन कासिम, यू हैव टू वेट टू कॉन्क्वायर दिस सिंध। अब यहाँ पे क्या हुआ कि राजा दाहिर बड़ी आर्मी लेके खड़े हुए थे। ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम, जिसको 6,000 आर्मी, 5-6 हजार आर्मी, और राजा दाहिर के पास 1-1.5 लाख आर्मी, तो मोहम्मद बिन कासिम को ये बहुत धचका है। लेकिन इससे का ये बहुत टेक्निकल बंदा था। ठीक है। तो इसके बाद हार्सेस थे, और बहुत पर्शियन हार्सेस। तो पर्शियन हार्सेस बहुत मशहूर होते हैं, वो जंगों में यूज होते थे पहले, हिस्ट्री में देखे ना आप। तो राजा दाहिर ने कहा कि कासिम तुमने गलती कर दी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, दिल गलती कर बैठा, गलती कर बैठा है दिल। ओ यार। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ये गाना गाया। ठीक है। अब गलती कर बैठा है दिल, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि अब फतेह ही कर लेता हूँ। ठीक है। तो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में यहाँ पे जंग हुई। और जंग के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने टेक्निकली राजा दाहिर को डिफीट दे दी। ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहिर को डिफीट दे दी तो क्या हुआ, उसके बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा और ये सारी सिंध फतेह कर ली। ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने ये सिंध फतेह कर ली, तकरीबन इलाके फतेह कर लिए थे उसने। अब लास्ट में रहते थे कि वो मोहम्मद बिन कासिम का बेटा था, वो राजा दाहिर का बेटा था। उसने कहा कि कासिम, तूने मेरे बाप को मारा है। कासिम, तूने मेरी सिंध को फतेह किया है, आधी सिंध को फतेह किया है। कासिम, तूने मेरे आदमियों को मारा है। कासिम, तुमने ये अच्छा नहीं किया है। फिर कासिम कहने लगा कि दिल गलती कर बैठा है, कर बैठा है दिल। फिर ये गाना गाते गाते राजा दाहिर के बेटे और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जंग हो गई फिर। ठीक है भाई। अच्छा, ये गलती कर बैठा है, मजाक में कह रहा हूँ। तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बेटे के बीच में फिर जंग हो गई। फिर टेक्निकली मोहम्मद बिन कासिम को महसूस हुआ कि यार, राजा दाहिर का बेटा तो बहुत टेक्निकल है, वो भी कुछ कम बात नहीं। तो राजा दाहिर को नीड हुई कि मुझे कुछ हार्सेस की नीड है। तो इसने क्या किया कि पर्शियन हार्सेस मंगवाए इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 300 पर्शियन हार्सेस मंगवाए। फिर उसने पर्शियन हार्सेस की टेक्निक्स से लेके पर्शियन हार्सेस की वजह से उसने उसने उसको उनको जंग में यूज किया। फिर राजा दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के बेटे को डिफीट किया। अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़े, सिंध फतेह कर ली। अब पंजाब की साइड वो बढ़े। तो पंजाब की साइड बढ़े तो वो मुल्तान को देख रहे थे कि मुल्तान को फतेह कर लो। तो मुल्तान पे जो आर्मी थी उसने कहा रुको भाई, सिंध तो फतेह कर ली, अब मुल्तान भी आ गए। ये मोहम्मद बिन कासिम, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने फिर कहा कि दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल भाई। अब गलती की है तो अब मुल्तान भी दे दे मुझे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ये आर्मियों, मुझे मुल्तान दे दे।
ठीक है, तो आर्मियों ने कहा नहीं भाई, तू लौट, ये सिंध भी हमें दे दे। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि आर्मियों, मुल्तान दे दे मुझे भाई। उन्होंने कहा नहीं भाई। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा तो चलो जंग ही कर लेते। ठीक है, तो 2-3 मंथ ये जंग चली। फिर सिंध तो फतेह कर ली थी ना इसने। तो 2-3 मंथ जंग के बाद मुल्तान भी मोहम्मद बिन कासिम ने फतेह कर ली, अब 712 में। अब ये कई बार एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वायर्ड सिंध इन विच ईयर। तो 711 में ये हिस्ट्री स्टार्ट हुई कि ये कुछ पायरेट्स थे, उन्होंने आ, लूटे, शिप्स लूटे जो हजाज बिन यूसुफ को जा रही थी सीलोन से, श्रीलंका से। 711 में तो यहाँ सिंध फतेह करते करते 712 हो। तो ये डेट आप याद कर लें कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वायर्ड सिंध। ठीक है, कब? 712 में। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने देवबंद से लेके मुल्तान तक सारे एरियाज जो है वो कॉन्क्वायर्ड कर लिए। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये इलाके फतेह कर लिए तो बाद में आ रहे थे कश्मीर के इलाके, कुछ कश्मीर के इलाके भी आ रहे थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या सोचा कि ये कश्मीर का इलाका भी फतेह कर लेता हूँ। लेकिन कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से मोहम्मद बिन कासिम को वापस लौटना पड़ा। ठीक है, तो वो जहां तक मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री थी कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम यहाँ सिंध आए। अब जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ सिंध आए तो कहा जाता है कि अराइवल ऑफ इस्लाम इन सिंध। तो यहाँ जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध आए तो इसकी टेक्निक्स देख के, इसकी हुक्मरानी देख के, इसकी पॉलिसी देखकर बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। कुछ ब्राह्मण्स थे, राजपूत जो भी थे। तो इस सिंध और बलूचिस्तान में इस्लाम फैलने लगा। वो सिंध और पंजाब में, कुछ बलूचिस्तान के भी इलाके थे लेकिन सारा बलूचिस्तान नहीं। लेकिन सिंध और पंजाब, ये देखें आप, सिंध यहाँ से यहाँ लेके सिंध और पंजाब तक इस्लाम फैलने लगा जब मोहम्मद बिन कासिम आया। क्योंकि उसकी पॉलिसी देख के, उसकी टॉलरेंस देख के बहुत से लोग उसके उसकी तरह अट्रैक्ट हुए। अब पॉलिसी में क्या हुआ था कि ही अनाउंस जनरल पार्डन, कि बाबा आपको माफ है भाई, आप हमसे लड़े, आप हमसे आपने हमसे जंग की, फिर भी आपको माफ है। अब आप हमारी हुक्मरानी में, अब आप मुस्लिम रूल पे हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबको माफ कर दिया। ये अनाउंस जनरल पार्डन, ये पॉलिसी थी मोहम्मद बिन कासिम की। नंबर 2 पॉइंट देख लें, आपके रिलीजियस फ्रीडम दे दी, रिलीजियस टॉलरेंस दे दी। अगर आप मस्जिद में जाना चाहे तो मस्जिद जाए, नमाज पढ़ना चाहे आप आज़ाद हो, नमाज पढ़े। अगर आप मंदिर में जाना चाहें तो आप आज़ाद हो, आप जाके मंदिर में जाके आप इबादत करें। आप हिंदू हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप ब्राह्मण हो, आप कोई भी हो, तो आपको अलाउड है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी कोई भी रिलीजियस फ्रीडम कर, रिलीजियसली आप कुछ भी कर सकते हो। तो रिलीजियस फ्रीडम दे दी मोहम्मद बिन कासिम ने। एंड मोहम्मद बिन कासिम डिड नॉट ह्यूमिलिएट लोकल गवर्नमेंट। तो वहाँ के जो राजास थे, वो लोकल जो नॉबल्स थे या कुछ थे, उनको उसने उनको कभी ह्यूमिलेट नहीं किया। उन्होंने कहा भाई आप राजा हो रहे हैं, आप राजा, आप नाबिल हो, नाबिल ही रहे। आप मतलब कहते हैं कि लैंड ऑनर हो, आप लैंड ऑनर ही रहेंगे। ठीक है, तो हम आपको कुछ नहीं करते, बस हमारी हुक्मरानी है और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, बाद में मोहम्मद बिन कासिम डिड नॉट इम्पोज हेवी टैक्सेस। अब राजा दाहिर ने भी जो कुछ टैक्सेस लगाई थी उनसे कम लगाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने कोई हेवी टैक्सेस नहीं लगाई थी अपनी हुक्मरानी में, मोहम्मद बिन कासिम ने। सो ये हुक्मरानी की टेक्निक्स थी, मोहम्मद बिन कासिम ने टैक्सेस भी नहीं लगाई। और मोहम्मद बिन कासिम डिड नॉट मेक मेन एंड चिल्ड्रन स्लेव्स। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किसी को भी गुलाम नहीं बनाया, किसी भी आदमी को, किसी ब्राह्मण, किसी बुद्धिस्ट, किसी नॉन मुस्लिम, किसी मुस्लिम और किसी चिल्ड्रन को। ठीक है,
और मोहम्मद बिन कासिम की जो एक और पॉइंट बता दूं आपको कि नॉन मुस्लिम्स वर प्रोवाइडेड विद जॉब्स। तो मोहम्मद बिन कासिम ने नॉन मुस्लिम्स को अपनी गवर्नमेंट में जॉब्स दी, और अपनी गवर्नमेंट में उनको जॉब्स प्रोवाइड की, उनको अला अला ओहदे दिए। और कई ब्राह्मण्स उनके अच्छे अच्छे ओहदे पे थे मोहम्मद बिन कासिम के मतलब हुक्मरानी में। अब मोहम्मद बिन कासिम की ये टेक्निक्स, ये पॉलिसी देखकर कई ब्राह्मण्स, कई बुद्धिस्ट, कई मतलब कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो हुए अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स द इस्लाम। तो कई नॉन मुस्लिम्स इस दौर में मुस्लिम्स होने लगे। तो कहा जाता है कि अराइवल ऑफ इस्लाम बाय मोहम्मद बिन कासिम। तो वो क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी थी। जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो यहाँ पे सिंध और पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि अराइवल ऑफ इस्लाम बाय मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। तो आज ये हमारा टॉपिक था कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे आके सिंध फतेह कर ली। तो आपको ये याद होना चाहिए था कि 711 में सीलोन के बादशाह ने कुछ डेड बॉडीज, कुछ विडोज, कुछ चिल्ड्रेन और कुछ प्रेशस गिफ्ट्स भेजी थी हजाज बिन यूसुफ के लिए, जो इराक का गवर्नर था और मोहम्मद बिन कासिम का चाचा था। ठीक है। तो उस टाइम इराक की तो वो जो शिप्स थी, 8 शिप्स, वो लूट ली थी गई।